Hello everyone, I am Garima Arora. Today I am here to teach you the measurement of risk. In our last video, we discussed about the risk and return, and today I am here to teach you the measurement of risk. There are two methods of measuring the risk. The first one is the behavioral method and the second one is the statistical method. Behavioral methods are further classified into two types. The first one is the sensitivity analysis and the second one is the probability distribution. Statistical method is also known as the quantitative method. Quantitative method is further classified into two types. The first one is the standard deviation and the second one is the coefficient of variation. Let's come to our next slide. That is sensitivity analysis. The first method, behavioral method to analyze the risk. हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं? सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम तीन कंडीशन लेते हैं: वर्स्ट कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशन और बेस्ट कंडीशन. उसके हिसाब से हम रिस्क मेजर करते हैं. तो रिस्क को इसमें कैसे करते हैं? It takes into account the number of possible outcomes estimated while evaluating the assets. It gives better idea about the variability of return. कितनी हमारी वेरिएशन आएगी, वेरिएबिलिटी आएगी रिटर्न में, वो हमें पता चल जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस से. इसमें हम तीन कंडीशन लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ दी पेसिमिस्टिक, द सेकेंड वन इज़ दी मोस्ट लाइकली एंड द थर्ड वन इज़ दी ऑप्टिमिस्टिक. अब पेसिमिस्टिक होता है कि वर्स्ट कंडीशन, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती और अच्छे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर को नहीं मिल रहे होते. द सेकेंड कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली कंडीशन, जिसमें मार्केट जो है वो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग रिटर्न दे रही होती है. और द थर्ड इज़ ऑप्टिमिस्टिक, जब मार्केट जो है आउटस्टैंडिंग आउटकम्स दे रही होती है, उसको आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स आ रहे होते हैं मोर देन दी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो ये तीन कंडीशन हम लेंगे. तो अब पढ़ते हैं आगे. लार्जर द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक कैश फ्लो द मोर रिस्की इज़ द प्रोजेक्ट एंड वाइस वर्सा. अब इसमें कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा किसमें? ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक में, उतना ही हमारा रिस्की होगा प्रोजेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक आउटकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेंज. इसको हम रेंज भी कहते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को. लेट्स कम टू आवर एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. हेयर आर टू प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट M एंड द प्रोजेक्ट N. इनिशियली जो है अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 50 करोड़ का दोनों प्रोजेक्ट में. ठीक है, और एनुअल रिटर्न्स जो हैं हमें परसेंटेज में दे रखे हैं कि इतना हमें पूरे साल में रिटर्न मिलेगा. पेसिमिस्टिक यानी वर्स्ट कंडीशन में प्रोजेक्ट M हमें 14% दे रहा है और वहीं प्रोजेक्ट N हमें 8% का इंटरेस्ट दे रहा है वर्स्ट कंडीशन में. लेट्स कम टू द मोस्ट लाइकली कंडीशन. मोस्ट लाइकली कंडीशन में दोनों प्रोजेक्ट जो है हमें सेम रेट दे रहे हैं 16. और ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट कंडीशन में हमें ये 18 दे रहा है और वहीं वो 24 दे रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट N ज़्यादा दे रहा है बेस्ट कंडीशन में. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम जब निकालेंगे तो हम अपनी रेंज निकालते हैं. दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब 18 minus 14 according to the project M. So we'll get the 4. The range is 4. Let's come to the project N. In this, optimistic is 24 minus pessimistic, that is 8. So we'll get the 16 answer here. So you'll find that higher the variability, the higher the risky is the project. So here the project N is more riskier than the project M. Let's come to our next slide, that is probability distribution. Here the comes probability. What is the probability? It's the chance of occurrence a given outcome. मैं आपको बता दूं कि ये जो है probability distribution, it is better method than the
सेंसिटिविटी एनालिसिस, बिकॉज इसमें हमें वेट असाइन होते हैं जो प्रोबेबिलिटी में हमें रिस्क मेजर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी में रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें हम निकालते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी असाइन टू द रेट ऑफ रिटर्न द एक्सपेक्टेड रेट कैन बी कंप्यूटेड। The expected rate of return is the weighted average of all the returns multiplied by the probabilities. The probability of various outcomes are used as weights. जैसे मैंने आपको बताया कि probability को हम weights की तरह यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है expected return निकालने का, जो हमारे रिटर्न दे रखे होंगे, रिटर्न ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट रिटर्न। तो उस रिटर्न को मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है उससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी हमें दे रखी है 0.20, 0.60 एंड 0.20। अब प्रोजेक्ट एम के हमें रिटर्न्स दे रखे हैं 14%, 16%, 18%। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला याद करना है, जिसमें हमने क्या था, जितना हमें रिटर्न मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय दी प्रोबेबिलिटी। तो हम 14 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2.8 एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ऐसे ही हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.60 दैट कम्स आउट टू 9.6, 18 मल्टीप्लाई बाय 0.20 दैट कम्स आउट टू 3.6। अब इसका हमें सम अप कर लेना है। सम अप करके हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है। ऐसे ही हमें प्रोजेक्ट एन दे रखा है, जिसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखे हैं, जैसे रेट ऑफ रिटर्न दे रखे हैं 8% का इन पेसिमिस्टिक कंडीशन, 16% दे रखा है मोस्ट लाइकली कंडीशन में, और 24% दे रखा है ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन में। तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। वील मल्टीप्लाई प्रोजेक्ट एम रेट ऑफ रिटर्न विद दी प्रोबेबिलिटी। तो हम 8 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करेंगे, जिसका आंसर आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न 1.6, और 16 मल्टीप्लाई बाय 0.60 जिसका आंसर आएगा 9.6, 24 मल्टीप्लाई बाय 0.20 दैट कम्स आउट टू बी 4.8। इफ विल सम अप all the 3 then it comes out to be 16. Let's come to our next slide, that is standard deviation. Standard deviation जो है जितना ज़्यादा हमारा standard deviation आएगा उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएट होगा उस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो standard deviation जो है वो रिस्क को मेजर करता है कि जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा उस प्रोजेक्ट में। पढ़ते हैं। रिस्क रेफर्स टू दी डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न्स अराउंड दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। जितनी ज़्यादा डिस्पर्जन होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क आएगा, और जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर उस प्रोजेक्ट के साथ होगा। The most common measure of risk of an asset is the standard deviation. Most common method है ये standard deviation का from the expected value of return. It represents the square root of average square deviation of individual returns from the expected returns. ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल रिटर्न्स निकालता है फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की ओर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें दे रखा है अंडर रूट में सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी इंटू एक्स आई, where xi denotes the return on investment, x bar denotes the expected rate of return, and p denotes the probability associated with that return. अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मैंने 2 तरह के एसेट्स लिए हैं, एसेट x एंड एसेट y। तो इसमें हमें 3 कंडीशन के रिटर्न दे रखे हैं, और इसमें दे रखा है कि आर आई मीन्स दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
आर बार डिनोट्स दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब आर आई में हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, 14% मिल रहा है हमें फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में हमें 16% मिल रहा है एंड थर्ड कंडीशन में हमें 18% मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेड तो इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 16% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको मिल कितना रहा है फर्स्ट कंडीशन में 14। तो इसमें हम डेविएशन निकालेंगे, कितने का फ़र्क आ रहा है, मतलब डेविएशन मतलब कितने का फ़र्क है एक्सपेक्टेड में और ओरिजिनल में। अब दोनों को माइनस कर लिया, ठीक है। अब 14 माइनस 16 दैट कम्स आउट टू बी -2, तो हमारे डेविएशन कितने की आई है, -2 की। अब 16 माइनस 16 दैट कम्स आउट टू बी 0 इन सेकेंड कंडीशन एंड इन थर्ड कंडीशन 18 माइनस 16 कम्स आउट टू बी 2, दैट इज़ डेविएशन क्या है हमारी 2, ठीक है। अब उसका हम स्क्वायर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर जैसे हमने करा तो 2 का -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 इन द फर्स्ट कंडीशन। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है इन फर्स्ट केस 0.2, 0.6 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ अकरेंस, मतलब चांस ऑफ ये रिटर्न हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 0.2 दैट कम्स आउट टू बी 0.8। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट कम्स आउट टू बी 0। 4 इंटू 0.2 अगेन विल गेट दी 0.8। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो अंडर रूट है सिग्मा यानी सम टोटल ऑफ जो हमने ये निकाला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये जो हमारा आगे 1.6 इसका हमने क्या कर देना है अंडर रूट, और अंडर रूट करके हमारा जो आंसर आएगा आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख लीजिएगा 1.26 ये हमारा आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट X। Let's come to the next asset, that is asset Y. Here we are given the rate of return. In first condition the rate of return is 8%, second condition 16%, third condition 24%। और expected कितना चाह रहा है इन्वेस्टर, उसका expected rate of return है 16% in all the 3 cases। So डेविएशन निकालेंगे इसमें कितने का फ़र्क है, मतलब दो एक्सपेक्टेड में और जो उसको मिल रहा है उसमें, तो कितना मिल रहा है 8% मिल रहा है और एक्सपेक्ट कितना है 16%। तो माइनस करेंगे दोनों को तो दैट कम्स आउट टू बी -8 एंड 16 माइनस 16 दैट कम्स आउट टू बी 0, 24 माइनस 16 दैट कम्स आउट टू बी 8। अब हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है, तो डेविएशन का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर करा हमने दैट कम्स आउट टू बी 64। अब 0 का स्क्वायर करा दैट कम्स आउट टू बी 0 अगेन एंड 8 का स्क्वायर करा हमने तो वो आया 64। अब प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है लाइक इन आवर लास्ट एसेट 0.2, 0.6 एंड 0.2 अगेन। तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हमारा डेविएशन का स्क्वायर हमने निकाला है उससे। 64 इंटू 0.2 दैट कम्स आउट टू बी 12.8 एंड इन सेकेंड कंडीशन 0.6 multiply by 0 that comes out to be 0 and 64 multiply by 0.2 that comes out to be 12.8 and sum up this that comes out to be 25.6। तो वैसे ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है, तो हमने अंडर रूट कर दिया 25.6 का जो हमारा वैल्यू निकल के आई है दैट कम्स आउट टू बी 5.6। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें एसेट X और एसेट Y का, तो एसेट Y में वेरिएशन जो है वो डिस्पर्जन की ज़्यादा है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो वो जो है प्रोजेक्ट एसेट Y का वो रिस्कियर है रेदर देन दी प्रोजेक्ट X। तो अगर हम रिस्क इवैल्यूएट करेंगे तो हम लेस रिस्की प्रोजेक्ट लेंगे, तो हम प्रोजेक्ट कौन सी तरफ जाएंगे, प्रोजेक्ट X की तरफ। Let's come to our last slide of this video, that is certainty equivalent coefficient. It is the last method of evaluating the risk under the quantitative method.
एज पर दिस मेथड, हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं इसको। पहले एक इन्वेस्टर है वो रिस्क एडवर्स होता है। कोई भी इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता अपने पैसों के साथ, तो वो रिस्क जिसमें जो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जिसमें रिस्क कम होता है। अब देखिए, एक बंदा है, उसको एक रिस्की प्रोजेक्ट में 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं और रिस्कलेस प्रोजेक्ट में उसको 12,000 मिल रहे हैं, तो वो कौन से प्रोजेक्ट में लगाना चाहेगा? ऑफकोर्स 12,000 वाले में, चाहे उसको पैसे कम ही क्यों ना मिल रहे हो, वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एज पर द एस्टिमेटेड कैश फ्लो आर रिड्यूस टू द कंजर्वेशन लेवल बाय अप्लाइंग द कोरिलेशन फैक्टर टर्म्ड एज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। तो इसमें हमें सर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी सर्टेनिटी है हमें उस मिनिमम अमाउंट को मिलने की। ठीक है, तो ये हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन जो है वो 2 फिगर्स से निकलता है। कोरिलेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रिस्कलेस, मतलब यानी सर्टेन कैश फ्लोज टू दी रिस्की कैश फ्लोज। अब इसका फॉर्मूला भी यही है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। रिस्कलेस कैश फ्लोज अपॉन रिस्की कैश फ्लोज। और जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिस्की प्रोजेक्ट में 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं उस बंदे को और रिस्कलेस में 12,000, तो उसको रिस्कलेस कैश फ्लोज डिवाइड बाय रिस्की कैश फ्लोज करेंगे। 12,000 डिवाइड बाय 20,000, दैट कम्स आउट टू बी 0.6, जो है ये हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट जो है वो 0 to 1 की रेंज में ही रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है इसमें मेजरमेंट ऑफ रिस्क को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी सारे डाउट्स को रिजॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।